हेलो स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विकास भट्ट एसके के मैथ्स क्लासेज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 3 से संबंधित बेसिक समझाए थे। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और याद भी हुए होंगी। उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 3.1 स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो क्या पूछ रहा है ये, शून्य ज्ञात कीजिए। एक तो शून्य ज्ञात करना है इसका, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है इसका, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये हमें करना है। एक तो शून्य ज्ञात करने हैं पहले, तो फिर उसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि उसमें दिया गया संबंध सत्य है या नहीं है, उस चीज़ को हमें बताना है। ठीक है, इसमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं, तो जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जो सिमिलर है, एक जैसे हैं, उनको आप खुद कोशिश कीजिएगा हल करने की, ज़रूर आपको आएंगे। और जो भी मैं तरीका यहाँ बता रहा हूँ आपको, उसको अच्छे से समझना। सारे प्रश्न बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो इसका, उसको हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं उसके, और उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देखो 4x² + 8x। ठीक है, ये कोई बहुपद दिया हुआ है, पहला प्रश्न है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये बहुपद है। तो px बराबर, माना px बराबर 4x² + 8x। हमें ज्ञात करने हैं इसमें शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, px को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, px को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं। देखिए px मतलब px की वैल्यू यही है, px की जगह हमने लिख दिया 4x² + 8x बराबर 0। ठीक है, अगर इसको हम ढंग से देखेंगे तो यहाँ किसी भी प्रकार की सर्वसमीका नहीं लग रही है सूत्र वगैरह तो कोई भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा। क्या कॉमन है, देखो यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 4 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 4 और 8 में से कॉमन लिया जा सकता है 4। ठीक है, x² और x में से x कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको कॉमन लेने में दिक्कत आए, तो उसके लिए क्या करना है, अपने को में से निकाल के देख लेना है। अगर आपको दिक्कत आती है तो उसका में से निकाल के देख लो, पता चल जाएगा क्या चीज़ कॉमन आएगी। ठीक है ना, एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे ये 4 है और 8 है, तो ये 2 दूने 4, 2 एकम 2, इधर 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। कॉमन क्या हो गया, 4 हो गया कॉमन, इसलिए कॉमन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो में से निकाल के आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए आगे यहाँ क्या बच गया, देखो जो कॉमन लिया है उसका भाग लगा दो, बचा हुआ पद अंदर आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा भाग लगाने पर, 4x का भाग लगाना है हमें इसमें। तो 4 से 4 कट गया, x से x कट गया, यानी केवल x बच गया। यहाँ आगे प्लस ऐसा कैसा, x से x कट जाएगा, 4 का भाग लगाएंगे तो 2 बार में 8 आ जाएगा। ठीक है, और शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 लिखना पड़ता है, इसलिए बराबर 0 साथ के साथ चलेगा। ध्यान दीजिए आगे। तो यहाँ से इसके 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या हो गया, 4x बराबर 0, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, x + 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो 4 को भेजेंगे इधर, 4 यहाँ गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाते ही क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 0/4। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 0 में 4 का भाग लगाने पर क्या आता है, 0 आता है। इधर हल करेंगे, देखो x का मान निकालना है, इसलिए 2 को इधर भेजेंगे, तो x ऐसा कैसा, 2 यहाँ प्लस में, इधर आते ही माइनस में हो जाएगा। 0 से कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये x बराबर डायरेक्ट में क्या लिख दूँ, -2। ठीक है, यानी
यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो क्या क्या प्राप्त हो गए। देखो शून्यक मान लिया मैंने, पहला शून्यक अल्फा है जिसको मैं 0 लिख सकता हूँ, और दूसरा शून्यक बीटा है जिसको मैं -2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आ गए इसके शून्यक। तो जो पहला प्रश्न इसका था कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। किसका संबंध? बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच, ठीक है ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, इसकी हम जांच करते हैं। ठीक है ना, जांच कैसे करनी है? देखो इधर, जांच करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना है शून्यकों का योग। सामान्य तरीके से शून्यकों का योग, तो सामान्य तरीके से शून्यकों का योग क्या हो गया? पहला शून्यक हो गया 0, दूसरा शून्यक हो गया -2। इनका क्या करना है? योग करना है। यहाँ मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट, तो क्या आ गया? देखो 0 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और 2 ऐसा कैसा। यहाँ हम देख पा रहे हैं 0 - 2 क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, घटाएंगे ना, यहाँ एक प्लस में एक माइनस में अलग अलग चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं? घटाते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट है शून्यकों का गुणनफल, यानी अगला जो हिस्सा है वो होगा शून्यकों का गुणनफल। ये कैसे निकालेंगे? सामान्य तरीके से, पहला शून्यक 0 इंटू, किससे इंटू करना है? दूसरे शून्यक से, यानी -2 से। और हमें भली बात ही पता है क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हमें मिले सामान्य तरीके से योग और गुणनफल ज्ञात करने पर। इसके बाद इसने क्या कहा? देखो इसके बाद इसने कहा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो गुणांक कहाँ से निकलेंगे ये हम समझेंगे। ठीक है ना, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, देख लिया होगा आपने इसको, आगे चलते हैं। देखो तो इस तरीके से तो हम इसके शून्यक निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 पद थे इसलिए हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। यहाँ कॉमन आ रहा था इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये तो सामान्य तरीके से जोड़ और गुणा हो गया, यानी योग और गुणनफल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम गुणांकों के आधार पर निकालेंगे। तो गुणांक निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो समीकरण है ना, आप इसको पहले ही क्या दे दो? समीकरण 1 दे दो। ठीक है, फिर इसको वापस यहाँ हम काम में ले सकते हैं। इस पद को लिखने के बाद ये लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखो क्या लिख सकते हैं? px बराबर 4x² + 8x। तो यहाँ ये याद रखिएगा कि जो भी बहुपद है वो द्विघात बहुपद के मानक रूप में होना चाहिए। तो यहाँ मानक रूप में नहीं है, तो हम इसको मानक रूप में लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो px बराबर 4x² + 8x + c का मान यहाँ नहीं है, c के मान की जगह क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है। इसके बाद हमें इसकी तुलना करनी है उपर्युक्त समीकरण की। उपर्युक्त समीकरण की तुलना, मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? उसी से तुलना कर देंगे, ax² + bx + c। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो बहुपद के रूप में लिखते हैं। तो px बराबर ax² + bx + c से करने पर क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। ठीक है,
तुलना करेंगे तो देख पा रहे हैं हम एक्स स्क्वायर के पास में ए है, तो एक्स स्क्वायर के पास में ए का मान क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, एक्स के पास में क्या है, बी है, तो एक्स के पास में बी का मान क्या हो गया, 8 हो गया। फिर अचर पद सी है, तो सी की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं हम, अगर हम इसको पूर्ण रूप से नहीं लिखेंगे मानक रूप में, तो हमें तीसरा पद यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको पूर्ण रूप से लिखना जरूरी है। अगर पहले से दिया हुआ है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो हमें उसको बनाना पड़ेगा। जो भी पद गायब है वहाँ 0 मान के हम उसको लिख सकते हैं। देखिए आगे, अब हमें वापस शून्यकों का योग निकालना पड़ेगा। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग अब हम निकालेंगे सूत्र से, जो कि सूत्र मैंने लिखवाए थे आपको बेसिक के अंदर, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको याद होंगे सूत्र। ध्यान दीजिए आगे, तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऐसा कैसा, बी का मान हम देख पा रहे हैं क्या है, 8 है, और ए की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से ये कट गया कितने बार, 2 बार, यानी मैं लिख सकता हूँ कि एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसके लिए भी मैंने एक सूत्र लिखवाया था आपको, शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसको भी लिखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी की जगह क्या आ जाएगा, सी की जगह आ जाएगा 0, और ए की जगह क्या आ जाएगा, 4। 0 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तो एल्फा डॉट बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि शून्यकों का योग गुणांक के आधार पर, यानी सूत्र के आधार पर भी क्या आ रहा है, -2, और सामान्य तरीके से भी कितना आया था, -2। फिर हम बात करें गुणनफल की, तो सामान्य तरीके से गुणनफल क्या आ रहा था, 0, और गुणांक के आधार पर या सूत्र के आधार पर भी क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो, अतः स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि जो इसके शून्यक दिए हुए हैं तथा उस बहुपद के जो गुणांक दिए हुए हैं, यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच दिया गया जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, जो भी संबंध उसमें दिया गया है वो क्या है, सत्य है। इस चीज़ की हमने जांच की है अभी। ठीक है, दिया गया संबंध क्या है, सत्य है। तो प्रश्न में क्या कह रहा था, देखो, ये संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो संबंध की जांच हमने कर ली, ये क्या है, सत्य है। तो ये इसका कंप्लीट तरीका रहेगा हल करने का। ठीक है, और बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा अगर आपने ढंग से देखा होगा, समझा होगा। तो ये इस पद के लिए इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये ध्यान रखिएगा, अगर 2 पद हैं वहाँ पे तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा, शून्यक बहुत आसानी से निकल जाएंगे। केवल और केवल हमें क्या करना है, उसकी जांच में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, इतना सा तो आपको आना चाहिए। ठीक है, इतनी सी कैलकुलेशन तो एक 10th क्लास के बच्चे को आनी ही चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से हम हल कर सकते हैं इसको। इसके 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और पॉज करके इसको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो इसको लिख लिया होगा आपने। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद मैं आपको पहले इसका चौथा क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो, चौथा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें भी 2 ही पद हैं। ठीक है ना, प्रश्न दिया हुआ है x² - 15, तो हम इसको बहुपद मान लेते हैं, यानी px मान लेते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो px दिया हुआ है यानी बहुपद दिया हुआ है, इसको 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। यानी px की जगह लिखा जा सकता है x² - 15 बराबर 0।
अब हम यहाँ देख पा रहे हैं पद तो दो ही है, लेकिन यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या करें, चर पद को इस साइड रख लो और अचर पद को दूसरी तरफ भेज दो, यानी दाईं तरफ भेज दो। तो ये -15 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस के 15। ठीक है, यहाँ तक स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर हो गया √15। ठीक है, और साथ ही यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है ना, प्लस माइनस क्यों आएगा, देखो समझो इसको। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस जरूर लगाते हैं। ठीक है ना, कुछ जगह हम नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं उसका रीज़न है। अगर हमें वहाँ धनात्मक मान चाहिए, ऋणात्मक मान वहाँ नहीं आता है, अस्वीकार्य होता है ऋणात्मक मान, उस स्थिति में हम प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, केवल धनात्मक जो मान है उसका वो ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि शून्य के अंदर मान जो है वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, इसलिए स्क्वायर हटाने पर यहाँ प्लस माइनस √15 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना ज़रूरी है। देखिए आगे, √15 के कोई विशेष गुणनखंड नहीं होते हैं, टुकड़े बनेंगे लेकिन जोड़े नहीं बनेंगे उसके, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इसके जो शून्यक हैं वो क्या आ गए, एक तो आ गया √15 प्लस में, और एक आ गया माइनस का √15। इसको मैं उस तरीके से लिख देता हूँ, देखो एल्फा बराबर प्लस के √15 और बीटा बराबर माइनस के √15। ठीक है, यहाँ तक देखिए ये काल्पनिक नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। काल्पनिक तब होता है जब ये माइनस अंदर होता। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गए इसके शून्यक। फिर उसके बाद में हमें इसकी जांच करनी है। जांच करने का तरीका मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। आप जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीका, उसी तरीके से सारे क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर इसकी आप जांच करोगे तो जांच करने के लिए सबसे पहले सामान्य तरीके से शून्यकों का क्या निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, शून्यकों का योग निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, पहला शून्यक √15, दूसरा शून्यक माइनस √15, और इनका क्या करना है, योग करना है। तो ये हो जाएगा √15, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस √15 बराबर क्या लिख देंगे, 0। तो ये कट गया, सॉरी 0 नहीं, ये कट जाएगा और कटने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, या हम ऐसे समझ सकते हैं, प्लस के √15 और माइनस के √15 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे घटाने पर। इसी तरीके से हम इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे बिल्कुल सामान्य तरीके से जैसे हम करते हैं। तो √15 इंटू माइनस √15, ये क्या हो जाएगा, देखो √15 को √15 से गुणा करेंगे तो 15, और यहाँ प्लस का चिन्ह मान लेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह मान लेंगे। माइनस तो पहले से दिया हुआ है, यहाँ प्लस हम मान सकते हैं, अगर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस ही माना जाता है। तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस के 15। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये √15 और ये 15 कैसे हो गया है, तो ये समझ लो इसको, ये 15 × 15 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ दो दो के जोड़े बन रहे हैं तो यहाँ वर्गमूल निकल जाएगा, और वर्गमूल निकलने की स्थिति में ये 15 बन जाएगा। ठीक है, दो दो के जोड़े बन जाते हैं और बाहर निकल जाता है पद। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया इसका सामान्य योग और गुणनफल। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, फिर उसके बाद में वापस ये जो पद है इसको हम समीकरण 1 दे देंगे और इसको वापस चेंज करके लिखेंगे। ठीक है ना, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप व्यवस्थित रूप में उसको लिख सकते हो। ठीक है, समीकरण 1 से x² - 15 ये दिया हुआ था किसका मान, px का मान। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो सही रूप में लिखेंगे तो px बराबर x² का पद यहाँ है, संख्या भी यहाँ दी हुई यानी अचर पद भी है, लेकिन x का पद गायब है इसमें। x का पद गायब है तो x के पद को ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0x। ठीक है, डायरेक्ट 0 मत लिखिएगा, जिस रूप में है पद उसी रूप में लिखना है। अगर x² के रूप में होता है यहाँ और यहाँ गायब होता पद तो उसको क्या लिखते हैं, 0.x², और x वाला नहीं है तो 0.x। अचर पद है तो वहाँ x होता ही नहीं है उसमें, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमें तुलना करके ABC निकालना है, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। देखो x² का गुणांक यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ x का गुणांक क्या मानेंगे, 0, क्योंकि x वाला पद तो है ही नहीं। और c क्या आ जाएगा, -15। ठीक है, ये आ गए ABC के मान। और ABC निकलने के बाद तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट सूत्र लगाना है और शून्यकों का योग और गुणनफल लिखना है अब। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, आराम से आप
वीडियो को पॉज करें और नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। देखो आगे अगर हम इसको लिखेंगे तो सूत्र के अनुसार देखो क्या हो जाएगा, वही शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू रखेंगे इसमें तो माइनस ऐसा का ऐसा, बी की जगह क्या आ जाएगा, देखो बी की जगह आ जाएगा 0 और ए का मान कितना है 1, 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ भी योग सामान्य तरीके से 0 और सूत्र के हिसाब से या गुणांक के हिसाब से भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तथा शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी का मान कितना है, देखो माइनस के 15 और ए का मान कितना है 1, माइनस के 15 में 1 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 15। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस 15 आ रहा है इस जगह। शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट निकालने पर गुणांक के आधार पर या सूत्र के हिसाब से भी क्या आ रहा है माइनस के 15 आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं, अतः सेम लाइन लिखनी है आपको उसी तरीके से, अतः स्पष्ट है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। एक बार वापस बताता हूँ, देखो अतः स्पष्ट है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। ठीक है, और ये मानिए चलना इन प्रश्नों में सत्य ही आएगा, क्योंकि है तभी वो सिद्ध करवा रहा है या पूछ रहा है हमें। ठीक है ना, जांच करने के लिए इसीलिए बोल रहा है। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हो। ठीक है, हो सकता है उसमें नहीं भी हो, तो आप अच्छे से चेक करें और पता करें कि है या नहीं है। नहीं है कब होगा, देखो जब ये बराबर नहीं आएंगे तब नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप कैलकुलेशन ही गलत कर दो और वहाँ लिख दो कि ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सही से करना है, तब आप कंफर्म उसको लिख पाएंगे कि ये सत्य है या नहीं है। अधिकतर वो सत्य ही होता है प्रश्न में अगर पूछते हैं तो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव माइंड सेटअप लेके आप समझ सकते हैं भी अधिकतर सत्य होता है, बाकी हमेशा नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो आपने लिख लिया होगा इसको, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। तो ये दो पद वाले जब भी दिए हुए हो ना, तो उस स्थिति के अंदर हमें या तो कॉमन लेना है, देख लीजिएगा पद किस रूप में लिखा हुआ है, या तो कॉमन होगा या फिर पक्षांतरण करने पर चरपद तो बाईं तरफ और अचरपद दाईं तरफ रखने पर उसको हल किया जा सकता है। यानी x का मान निकालना है, x का मान निकलते हैं क्या हो जाएगा, उसके मूल निकल जाएंगे, शून्यक निकल जाएंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका। देखो दूसरा प्रश्न है, px मान लेते हैं उसको बहुपद के रूप में। समीकरण दी हुई है 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो इसके हमें, अब देखो यहाँ 3 पद हैं, तो 3 पद हैं तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। देखो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, तरीका वही रहेगा, px बराबर 0। लेकिन यहाँ पद जो है ना px, या बहुपद में कह सकता हूँ 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ 3 पद आ रहे हैं और 3 पद आने पर हमें पता है बीच वाले पद के क्या किए जाते हैं, गुणनखंड किए जाते हैं। और गुणनखंड करने के लिए 2 शर्तों को काम में लिया जाता है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये चीज़ समझ में आ गई तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहली शर्त मानिए कि गुणा करना है, मतलब गुणा करने पर क्या आना चाहिए वो हमें समझना है। तो गुणा करने पर एक तो x² वाला पद, ठीक है, इंटू अचर पद। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो x² वाला पद क्या हो गया 4x², अचर पद क्या हो गया 1, दोनों को गुणा करने पे क्या आ गया 4x²। ठीक है, यानी जो भी हम गुणनखंड निकालेंगे इसके, उनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए 4x² आना चाहिए। ये गुणा की शर्त है, x² वाला पद इंटू अचर पद, ये याद रखना है हमें। ठीक है, इसके बाद दूसरी शर्त है जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए। देखो जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए x वाला पद, और x वाला पद क्या हो गया, x वाला पद हो गया माइनस के 4x, चिन्ह सही लेना है अपने को। ठीक है, ये आ जाएगा, ध्यान दो आगे।
हमें क्या करना है, देखो हमें इसके टुकड़े पता करने हैं क्या होंगे। तो टुकड़े सबसे पहले हम देखते हैं गुणा के लिए। गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 4x² आना चाहिए। तो ये जो संख्या आ रही है ना, इसी के आप गुणनखंड निकाल लो। क्या गुणनखंड निकालेंगे, 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 × 4, 4 × 1, ठीक है, 2 × 2, मैं इसी को मान लेता हूँ, 1 × 4, 4 × 1, 2 × 2, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे चलेंगे तो 2 के बाद क्या होगा, 3 में भाग जाता ही नहीं है, 4 में भाग नहीं जाएगा, 3 का 4 का जाएगा, तो वापस यही हो गया। यानी टुकड़े हो सकते हैं 1 और 4 हो सकता है, 2 और 2 हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों टुकड़ों में से एक होगा कोई सा भी। तो उसके लिए क्या करना है, देखो उसके लिए हमें सबसे पहले तो गुणा की शर्त देखनी है। तो गुणा के लिए तो दोनों ही आएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा, आराम से समझ में आएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। हो सकता है यहाँ आपको मतलब हो ऐसा होगा तो नहीं, वैसे आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है तो आगे गुणनखंड के क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, तो वहाँ मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दूँ। यहाँ भी अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर किसी के हो सकता है डाउट हो या समझ में कम आए तो वहाँ आप और अच्छे से प्रयास कीजिएगा, गुणनखंड सारे ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ भी अच्छे से समझिए। तो पहली शर्त तो यहाँ लग चुकी है, गुणा करने के लिए दोनों सही है, दोनों शर्तों का पालन कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या दोनों पालन कर रहे हैं, इस चीज़ को चेक करते हैं। देखो जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। चिन्ह अभी हम नहीं देखेंगे, केवल संख्या देखो, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना बन गया, 5, और 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी इसको जोड़ने या घटाने पर 4 नहीं आ रहा है। किससे आ रहा है, देखो 2 और 2 को जोड़ने पर 4 आ रहा है, घटाने पे तो नहीं आ रहा, लेकिन जोड़ने पर 4 आ रहा है, यानी ये सही गुणनखंड होगा इसका, ठीक है। तो चिन्ह लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट पता चल गया कि संख्या कौन सी आएगी, 2 और 2। देखो ध्यान दो आगे, तो इसके जो टुकड़े हैं वो हो गए 2 और 2। समीकरण पूरी x में है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2x और 2x, ठीक है। यहाँ तक भी ध्यान दीजिए। आगे गुणा करने पे चिन्ह आ रहा है प्लस का। देखो एक टेबल आपको याद होनी चाहिए चिन्ह के लिए, यानी समान चिन्हों को गुणा करने पर तो क्या आता है, प्लस आता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। और असमान चिन्हों को गुणा करने पे क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। ये तो समान है चिन्ह और ये असमान है, ठीक है। तो हमें देखो क्या चाहिए, हमें गुणा करने पे प्लस चाहिए। तो गुणा करने पे प्लस किससे आ सकता है, इससे आ सकता है, इससे तो नहीं आएगा क्योंकि इससे गुणा करने पर तो माइनस आता है, ठीक है ना। यानी गुणा करने पे प्लस कब आता है, जब दोनों ही चिन्ह कैसे हों, समान हो, ठीक है। यहाँ तक तो यानी हमें ये पता चल रहा है कि या तो इन दोनों पे प्लस आएगा या इन दोनों पे माइनस आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो उसके लिए दूसरी शर्त चेक करो। दूसरी शर्त में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। और दूसरी शर्त कौन सी है, जोड़ने या घटाने पर। हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अगर मैं दोनों ही संख्या प्लस में रखता हूँ तो जोड़ने पे भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है ना। और मैं दोनों ही संख्या माइनस में रखता हूँ तब जोड़ने पे क्या आएगा, माइनस आएगा। जुड़ेगा तो सही, वो समान चिन्ह जुड़ते हैं हमेशा, तो जुड़ेगा वो, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, तो यहाँ तो प्लस आएगा रिजल्ट पे चिन्ह, और यहाँ रिजल्ट पे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों ही चिन्ह किसके होंगे, माइनस के। तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार वापस रिवाइंड करके आप वापस देख सकते हैं, वहाँ से आसानी से आपको समझ में आएगा, कोई इतनी जटिल चीज़ नहीं है। ध्यान दीजिए आगे। तो ये हमें टुकड़े मिल गए -2x और -2x। आप दोनों शर्तों के हिसाब से हमने निकाला है, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। वापस आप शर्तों को लगाएंगे तो वापस इनको संतुष्ट करेंगे। कैसे, 2x और 2x को गुणा करोगे 4x² बन गया, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, यानी प्लस के 4x² इससे प्राप्त हो रहा है। जोड़ेंगे या घटाएंगे तो देखो यहाँ दोनों चिन्ह समान है, यानी जुड़ेगा। 2x और 2x क्या हो गया, 4x, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, लेकिन यहाँ दोनों ही समान है इसलिए माइनस के 4x। तो दोनों शर्तों को संतुष्ट करेंगे, ठीक। तो हम जांच भी कर सकते हैं कि यहाँ तक का काम अपना सही है। ध्यान दो आगे, 4x² ऐसा कैसा, इस 4x की जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिख देंगे -2x और +1 ऐसा कैसा बराबर 0 ऐसा कैसा, ठीक है। इसके बाद में हमें 2 जोड़े लेने हैं और हल करना है। तो इसमें कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है, देखो x² और x में क्या कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया। 4 और 2 में क्या कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा, 2 दूने 4 यानी 2 बच गया, x से x कट गया तो एक बार x बच गया, ठीक है। आगे का चिन्ह माइनस ऐसा कैसा, 2x में 2x का भाग लगाएंगे तो 1,
यहाँ तक क्लियर है। यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक तो हमेशा कॉमन होता है, तो किसी का भी भाग नहीं जा रहा, लेकिन एक का भाग हमेशा जाएगा, तो एक कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, अंदर वाला पद देखेंगे तो यहाँ 2x ऐसा कैसा और यहाँ 1 ऐसा कैसा, ठीक है यहाँ तक, और बराबर 0 ऐसा कैसा। क्लियर है। अब देखो, अगर यहाँ चिन्हों को आप व्यवस्थित करने में उलझ जाओगे तो ये मान के चलिए कोई नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें बिना मतलब अपने को चिन्हों में उलझना नहीं है, तो उसके लिए मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ, उसको ढंग से समझ लीजिए। क्या करना है, ये जो चिन्ह है ना, ये तो हम डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ माइनस, यहाँ डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पद और ये पद समान आना जरूरी है। ठीक, और ये वाला चिन्ह थोड़ा सा देख के लगाओ। कैसे, पहला जोड़ा देखो क्या है, पहले जोड़े में पहली संख्या प्लस में है, दूसरी माइनस में है, ये पहला जोड़ा है। दूसरे जोड़े में देखो क्या है, दूसरे जोड़े में पहला चिन्ह माइनस में है, दूसरा प्लस में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके जैसे चिन्ह हैं वैसे चिन्ह ये नहीं आ रहे हैं। कैसे चिन्ह आ रहे हैं, उल्टे चिन्ह आ रहे हैं, उसके विपरीत चिन्ह आ रहे हैं। ठीक है, अगर उल्टे या विपरीत चिन्ह आते हैं तो डायरेक्ट क्या लगा दो, बीच में माइनस लगा दो, तो वो व्यवस्थित हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर समान चिन्ह आते हैं, जैसे मान लो यहाँ प्लस माइनस था तो इधर भी प्लस माइनस ही होता, तो फिर बीच में क्या लगा देते, प्लस। ठीक है ना, क्योंकि प्लस लगाने पर वो चिन्ह वैसे के वैसे बने रहते हैं, लेकिन अगर माइनस लगा दिया तो वो चिन्ह क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। इसलिए अगर उल्टे या विपरीत चिन्ह लगे हुए हैं दोनों जोड़ों में, तो बीच में कैसा चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा, और समान लगे हुए हैं तो बीच में कैसा आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ कौन सा चिन्ह लगा दें, देखो यहाँ हम लगा देते हैं माइनस। तो ये हो गया, देखो क्या, एक जोड़ा तो बन गया 2x माइनस 1, और दूसरा बनेगा बाहर वाला, एक तो अंदर वाला बन जाएगा जो कि कॉमन है, तो एक बार लिखेंगे उसको, एक बार वाला बन जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से इसके दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट क्या हो गया, 2x माइनस 1 बराबर 0, और दूसरा पार्ट भी समान ही है, यानी 2x माइनस 1 बराबर 0। ध्यान दो आगे, एक इधर आ जाएगा तो ये हो गया 2x बराबर, माइनस का एक इधर आते हैं क्या हो जाएगा, प्लस का एक, 0 से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, 2 यहाँ गुणा में इधर आते हैं भाग लग जाएगा, तो x बराबर 1/2। ठीक है, और इधर भी सेम कंडीशन है, तो बिना समय खराब किए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 इधर आ जाएगा, ये भी गुणा भाग हो जाएगा 1/2, यानी दोनों ही शून्य कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो ये तो निकल गए इसके शून्य, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, अतः शून्य बराबर अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम इसके शून्यक निकाल सकते हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे की कंडीशन में समझाता हूँ क्या है। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं। तो दो शून्यक हमारे पास आ गए, 1/2 और 1/2। ठीक है, तो तरीका सेम है, इसकी हमें जांच करनी है। पहले क्वेश्चन के जैसे ही लिखें आप व्यवस्थित रूप में, क्योंकि मैं आगे जो क्वेश्चन है उनको शॉर्ट में समझाऊंगा। ठीक है ना, डिटेल जहाँ मेरे को बतानी है वहाँ मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन हिंदी थोड़ी कम करते हुए चलेंगे, क्योंकि देखो वीडियो भी ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो उस हिसाब से अपने को मैटर क्या हो, शॉर्ट और बढ़िया हो, ताकि हमें जो वास्तव में जो कंटेंट है वो समझ में आए, एक्स्ट्रा चीज़ें हम रिपीट नहीं करें बार बार। ठीक है ना, तो ध्यान दो आगे। तो जांच क्या करेंगे इसकी, तो एक बार तो इसका सामान्य योग निकालना है। सामान्य योग क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो लैसे लेने पे 2 आ गया, लैसे में भाग लगाएंगे किसका, ये भी पता होना जरूरी है कि लैसे में किसका भाग लगाते हैं, हर का भाग लगाते हैं। भाग लगाने पर कोई ना कोई क्या आ जाता है, परिणाम आ जाता है, ये मान लो। उस परिणाम को किससे गुणा करना है, अंश से गुणा करना है और यहाँ लिखना है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो लैसा यानी 2 में भाग लगाएंगे हर का, 2 का, तो 2 एकम 2, 1 आ गया क्या। ठीक है, और 1 को 1 से गुणा करेंगे यानी अंश से गुणा करेंगे तो वापस 1 ही आ जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ भाग लगाएंगे लैसे में 2 का, तो 2 एकम 2, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ 2/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1। तो शून्यकों का योग आ जाएगा 1। देखो डायरेक्ट अगर हम समझना चाहें तो आधा और आधा 1 हो गया, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन
गणित में डायरेक्ट नहीं लिखना है, कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, कैलकुलेशन करेंगे तभी हमें नंबर मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखने से ही नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, ध्यान दो आगे। इसके बाद हम निकालेंगे इसका सामान्य गुणनफल। सामान्य गुणनफल देखो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो ये गुणनफल आ गया। फिर इसके बाद में हमें समीकरण 1 काम में लेनी है, और समीकरण 1 इसी को देना है, मैंने पहले समझा दिया था समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो जो बहुपद है वो सेम द्विघात बहुपद के मानक रूप में लिखा हुआ है, तो हमें कोई भी परिवर्तन या एक्स्ट्रा पद उसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं देखो आगे। यहाँ से हम निकालेंगे इसके गुणांक। तो गुणांक निकालेंगे तो a बराबर 4 लिख दूँ डायरेक्ट। गुणांक कैसे निकालते हैं आपको पता है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसकी तुलना कर देंगे, या px बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी तुलना करेंगे। तो a बराबर यानी एक्स स्क्वायर के पास में क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, x के पास में हमें मिलेगा b, चिन्ह सहित देखेंगे तो b बराबर -4, और c का मान क्या हो गया, +1। ठीक है, ये मान आ गए a, b और c के। बाकी हमें पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, ये हो गया शून्यकों का योग, तो माइनस b की जगह क्या आ जाएगा, -4, और a की जगह क्या आ जाएगा 4। ठीक है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है आपको। यहाँ क्या हो गया देखो, माइनस इंटू माइनस +4 बटे वे 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार, यानी मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो देखो सामान्य तरीके से योग भी क्या आ रहा है, 1, और यहाँ सूत्र से भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये क्या चीज़ है, ये गुणनफल है इसका। तो गुणनफल निकालेंगे तो सी की जगह तो क्या लिख देंगे 1, और ए की जगह क्या लिख देंगे 4। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका गुणनफल क्या आ गया, 1/4, और सामान्य गुणनफल भी 1/4 है, सूत्र से भी यही आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीका रहेगा हल करने का। जब गुणनखंड निकाल के हमें हल करना हो तो गुणनखंड निकाल के इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इतना कठिन नहीं है, 1-2 बार आप दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, एक बार और अच्छे से देख लीजिए, पॉज करके इसको लिख लीजिए, चलते हैं आगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो ये दूसरा प्रश्न था इसका, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। देखिए कोई भी प्रश्न आपको कठिन नहीं लगेंगे अगर आप उसको दोहराते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं उनको याद करते रहेंगे, तो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं बहुपद के रूप में अगर लिखता हूँ तो माना px बराबर 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, वही शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, तरीका मैं वही काम में ले रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा हिंदी नहीं लिखेंगे अपन, मेन जो कंटेंट है उसी पे आता हूँ। px बराबर 0, px की जगह क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 3 पद हैं, तो निश्चित रूप से गुणनखंड निकलेंगे। गुणा करने की शर्त क्या है, गुणा करने की शर्त है एक्स स्क्वायर वाला पद यानी 6x स्क्वायर इंटू अचर पद यानी -2, तो ये हो गया 6 दूने 12 एक्स स्क्वायर, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, यानी माइनस के 12 एक्स स्क्वायर आने चाहिए गुणा करने पर, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए एक्स वाला पद। तो एक्स वाला पद दिख रहा है हमें, क्या है एक्स का पद -x है। ठीक है, गुणनखंड करेंगे इस 12 के, तो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 के बाड़े में आएगा वापस, तो 4 इंटू 3 उल्टा हो गया वापस, तो इससे आगे नहीं लिखना है अपने को क्योंकि यही होंगे इसके गुणनखंड। ठीक है ना, तो जैसे एक का भाग जाता है, 2 का भी जाएगा 6 बार में, 3 का जाएगा 4 बार में, फिर 3 के बाद में 4 का जाएगा, लेकिन हम उसको 4 इंटू 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसी में आ गया उल्टा करने पर। जैसे ही हमें उल्टा पद प्राप्त होने लग जाए समझ जाना है कि उससे आगे नहीं होंगे, वहीं तक होंगे, इसलिए इसके गुणनखंड हो गए 1 और 12।
2 और 6, 3 और 4 ये इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो गुणा करने पर तो तीनों से 12 आएगा, लेकिन दूसरी शर्त क्या है, जोड़ने या घटाने पे माइनस एक्स, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ 1, तो -1 मानेंगे इसको, गुणांक क्या मानेंगे -1, संख्या -1 होगी। तो जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस को छोड़ो, जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आएगा ना वो सही है यहाँ से। तो देखो 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 12 में से 1 घटाएंगे 11, यानी यहाँ से 1 नहीं आ रहा है। 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 6 में से 2 घटाएंगे 4, इससे भी नहीं आ रहा है। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, लेकिन 4 में से 3 घटाने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी ये हो सकता है। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 3 और 4। समीकरण पूरी x में है तो इसको 3x मान लेते हैं और इसको 4x लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई संख्या की बात, तो गुणनखंड तो इस तरीके से निकाल लें, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम बात करेंगे चिन्ह की। गुणा करने पे चिन्ह आ रहा है माइनस का। माइनस कब आता है, जब एक संख्या प्लस की हो दूसरी माइनस की हो, या पहली संख्या माइनस में दूसरी प्लस में, तब क्या आ सकता है, माइनस आ सकता है, ठीक है। यानी हमें ये पता चल गया कि या तो दोनों चिन्ह इस रूप में होंगे या दोनों चिन्ह इस रूप में होंगे, ठीक है। तो उसका पता मतलब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही है या परफेक्ट है उसका पता चलेगा हमें दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त क्या है, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर माइनस का चिन्ह आ रहा है, ठीक है। और जोड़ने या घटाने पर माइनस का चिन्ह कब आता है, जब बड़ी संख्या माइनस में हो, क्योंकि यहाँ समान नहीं है, देखो यहाँ माइनस माइनस नहीं है या प्लस प्लस नहीं है, तो हम डायरेक्ट उसको लिख पाएँ, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, इधर भी माइनस प्लस है, अलग अलग चिन्ह है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या किस में हो, माइनस में हो, तभी उसका रिजल्ट किस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हम बड़ी संख्या पे क्या लगा दें, माइनस लगा दें। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 4x, तो इस पे आ जाएगा माइनस, तो कॉमन सेंस की बात है, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ से 6x² ऐसा गया था, टुकड़े x वाले पद के किए जाते हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, हो सकता है आपको ये लगे कि यार ये ऐसे नहीं लिख के उल्टा लिख दे, तो 4x पहले लिख दें 3x बाद में लिख दें, तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप आराम से उसको भी लिख सकते हैं। देखो आगे सेम तरीका आगे है, क्या करना है, ये एक जोड़ा इधर बन गया, एक इधर बन गया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x तो कॉमन आ रहा है साफ, x² और x में से x कॉमन, 6 और 3 में से 3 कॉमन, क्या बचा, 3 दूने 6, x से x कट गया, 2x बच गया, ठीक। आगे का चिन्ह प्लस ऐसा कैसा, 3x से 3x कट गया एक बार। आगे देखेंगे तो x एक ही पद में है, दूसरे में नहीं है, तो x कॉमन नहीं लिया जा सकता, लेकिन 4 और 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक। 2 दूने 4 यानी 2x बच गया, 2 एकम 2 यानी 1 आ गया, बराबर 0 ऐसा कैसा रहेगा। ब्रैकेट का चिन्ह ऐसा कैसा, आंखें बंद करके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वाला चिन्ह हमें सोच समझ के लगाना है, उसके लिए पता करेंगे। देखो पहले जोड़े में पहला चिन्ह प्लस में, दूसरा प्लस में, दूसरे जोड़े में पहला चिन्ह माइनस में, दूसरा माइनस में, यानी विपरीत चिन्ह है। यहाँ भी कैसे चिन्ह है, विपरीत। तो विपरीत चिन्ह होने पर बीच में किसका चिन्ह आता है, माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान दीजिए आगे। तो एक पद तो आ गया 2x प्लस 1 के रूप में, एक ही बार लिखेंगे इसको, और दूसरा बन जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। दो पार्ट हो गए इसके, पहला पार्ट 2x प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा पार्ट 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक एक इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 2x बराबर -1, क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो अचर पदों को दाईं तरफ भेजेंगे। तो यहाँ से 2 गुणा में है तो उस साइड जाते हैं क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, यानी x बराबर -1/2, ठीक है। यहाँ तक भी इधर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। तो यहाँ ये तो हल हो गया ना, इसको हल करते हैं। देखो ये -2 इधर आते हैं, किस में हो जाएगा, प्लस का 2, 0 से फर्क नहीं पड़ेगा। इधर 3x, 3 यहाँ गुणा में इधर आते हैं, भाग लग जाएगा, यानी x बराबर हो गया 2/3। तो ये 2 शून्यक आ गए इसके, अतः शून्यक एल्फा बराबर -1/2 और बीटा बराबर 2/3। इस तरीके से हम इसके शून्यक निकाल सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इतना। ये गुणनखंड विधि द्वारा आसानी से इसके शून्य निकाले जा सकते हैं। आपको टफ लगते हैं तो इसको दोहराओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम्पल अगर मिलते हैं तो उनको हल करो, तो ऑटोमेटिक आपको ये विधि अच्छे से समझ में आएगी। तो शून्य किस तरीके से ज्ञात किए जा सकते हैं, आगे जांच करनी है तो मैं ये मानता हूँ, और मानता ही नहीं हूँ बल्कि ये मान के चलो मैं कन्फर्म हूँ, मुझे विश्वास है कि आपको इसकी जांच बहुत आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा जो विश्वास है उसको कायम रखिए, तोड़िएगा मत। इसलिए आप इसको हल करना और उसके क्या करोगे, जांच करोगे इसकी कि ये इसके बीच का संबंध सत्य है या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद इसका जो 6 क्वेश्चन है उसको आप खुद कीजिएगा। ये एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। देखो प्रश्न क्या है, मैं लिख देता हूँ। कोशिश कीजिएगा, जरूर आएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिक्कत क्या आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत ये आ सकती है कि जैसे गुणा करने पर जो पद आ रहे हैं ना, उसमें आपको पहली शर्त तो सब में लग जाएगी, लेकिन दूसरी शर्त जब आप लगाओगे तो हो सकता है दो दो पद आ जाएं, उसमें दोनों पदों से आ रहा हो। उस स्थिति के अंदर आपको चिन्ह लगाने। जैसे ही आप चिन्ह लगाओगे, गुणा के लिए चिन्ह लगाना, जोड़ने घटाने के लिए चिन्ह लगाना, जैसे ही आप चिन्हों को उसमें लगाओगे, चिन्हों की जो शर्तें हैं उसको आप लगाओगे, तो एक पद ऑटोमेटिक हट जाएगा। वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा चिन्हों को, केवल एक ही पद होगा जो उन दोनों शर्तों के लिए जो चिन्ह लगे हुए हैं उसको संतुष्ट करेगा। इसलिए आप उसको हल करना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, प्रश्न में लिख देता हूँ, छठे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इसको आप पूरे को खुद करेंगे। प्रश्न क्या है, 3x² - x - 4। इस प्रश्न को आप करना, कोई गुणनखंड विधि से हल होगा तो इसको आप स्वयं करें, और उम्मीद है कि आप कर पाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका, तो इसको आप स्वयं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका। अब 5 दिखने में ज़रूर आपको थोड़ा टफ दिख रहा होगा कि यार ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, कठिन लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है ना, प्रश्न लिखते हैं। देखो, तो सबसे पहले इसको px मान लेता हूँ मैं। माना px बराबर, तो px बराबर देखो क्या हो गया, x² माइनस √3 + 1 × x प्लस √3। ठीक है, ये प्रश्न दिया हुआ है। तो आपको इसको देख के लगेगा कि यार इसके तो गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, कि यहाँ x² आ रहा है, यहाँ भी बीच में पद है, यहाँ भी पद है, 3 पद दिए हैं हमें, तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ये आप सोच रहे होंगे इसमें। लेकिन यहाँ दिख रहा होगा कि इसके अंदर 2 पद हैं, ठीक है ना, और दोनों ही पद किससे गुणा हो रहे हैं, x से। तो ये गुणनखंड से नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये और हल हो सकता है। कैसे हल हो सकता है, देखो, तो मैं इसको पहले ये लिख देता हूँ। देखो, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, px बराबर 0। तो px की जगह लिख दिया मैंने x² - √3 + 1 × x प्लस √3 बराबर 0। तो देखो क्या हो गया, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ और हल कर सकता हूँ। x² माइनस, देखो √3 किससे गुणा हो रहा है, x से, तो √3x। ठीक है, चिन्ह की बात बाद में करेंगे। एक को x से गुणा किया, 1x मतलब x, और प्लस √3 ऐसा कैसा, संख्या गुणा होगी, चिन्ह भी गुणा होगा। माइनस को गुणा किया प्लस से तो यहाँ आ जाएगा माइनस, फिर माइनस को गुणा किया प्लस से तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, तो बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। आगे पुराने प्रश्न की जैसे हो गया, गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉमन क्या आ रहा है, देखो x कॉमन है दोनों में, तो यहाँ बच गया x - √3। ठीक है, और यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1, और ये ब्रैकेट ऐसा कैसा, x - √3 बराबर 0। पहले जोड़े में हम देख पा रहे हैं कि पहला चिन्ह प्लस में, दूसरा माइनस में, और दूसरे जोड़े के अंदर पहला चिन्ह माइनस में, दूसरा प्लस में, यानी विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह है तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो बीच के चिन्ह का हमें ध्यान रखना है। एक चिन्ह हम आराम से अंदर वाला जो चिन्ह है हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक ये संतुष्ट हो जाएगा। ये माइनस, एक जोड़ा बनेगा अंदर वाला x - √3, एक बनेगा
बाहर वाला x माइनस 1 बराबर 0। दो पार्ट हो गए इसके, x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 और दूसरा पार्ट हो गया x माइनस 1 बराबर 0। अंडर रूट 3 यहाँ माइनस में, उस साइड जाते हैं क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 1। यानी इसके जो शून्यक हैं वो दो आ गए, एक तो आ गया एल्फा बराबर अंडर रूट 3 और दूसरा शून्यक मैं कह सकता हूँ बीटा बराबर 1। ये दो शून्यक हो गए। ठीक है, आगे की जांच आप स्वयं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका पहला क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 3 नंबर 4 नंबर के लगभग आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आपको। और समझने के बाद अपना काम वहीं पे ख़त्म नहीं होता है, वहीं से शुरू होता है। समझने के बाद आपको बिना देखे खुद हल करना है। ठीक है, बिना देखे जब आप हल करने लग जाओगे तब आप मान लीजिएगा कि आपको प्रश्न आने लग गए हैं। क्योंकि बोर्ड पे देख के समझना बहुत आसान होता है, सबको समझ में आता है, लेकिन जब कॉपी में लिखने लगते हैं तब असली परीक्षा होती है कि हम उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आया है वो। इसलिए आप रफ कॉपी में इसको दोहराएं अच्छे से, और जब आपको आने लग जाए तब आप समझें कि हमें ये समझ में आ रहा है, या हमें पूरी तरह से ये क्वेश्चन जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए। अब हम कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे इस प्रकार का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और जैसा कि आपको पता ही है समय किस हिसाब से चल रहा है, कोविड-19 से सब गुजर रहे हैं, तो उस हिसाब से समझाने की ज़रूरत वैसे आपको है नहीं। इतने दिनों से सरकार भी कह रही है, सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं सभी आपको मैसेज दे रही है, संदेश दे रही है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ, सब कह रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का पालन करें, और उम्मीद है कि मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझदार हैं। तो सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने देश का ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।